नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, इन दिनों बहुत चर्चा है, खास तौर पर दिल्ली चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव ही नहीं, दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद, कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और ये सब ये बातें, ये चर्चाएं मीडिया, फ्रंटलाइन मीडिया से लेकर के और सोशल मीडिया के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उन सब के द्वारा ये कही जा रही है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पराजय का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस रही, क्योंकि उसने जो पिछले 2020 के चुनाव के बाद जो वोट परसेंटेज उसका है वो 4 से 6.5 पहुंच गया है। इस 2.5% के वोट शेयर ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इससे कांग्रेस बहुत उत्साहित है और ये सबक देना चाहती है इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहे, हमारी छाते के नीचे नहीं आए, तो आपका भी यही हश्र होगा। मैंने आज तक दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद से आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इनमें से किसी को भी ये सुनते हुए नहीं पाया। ना ही कोई एक्स पर कोई मैसेज ऐसा मैंने पढ़ा, ना यूट्यूब पर ऐसा कोई मैसेज आया कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरा करके बहुत खुश है। एक बार की थोड़ी देर के लिए हम ये अगर मान भी लें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के चलते हार गई, तो इसमें कांग्रेस दोषी कहां से है? गठबंधन जो बना था लोकसभा चुनाव के लिए, या लोकसभा चुनाव के पहले जो गठबंधन बना था, उस गठबंधन का उद्देश्य एक ऐसे सत्ताधारी दल को सत्ता से बेदखल करना था जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। देश की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। बेरोजगारी अपने 40 साल के सबसे चरम स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई का बुरा हाल है। कानून व्यवस्था लचर है। इन सब मुद्दों को लेकर के एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन कोई पार्टी नहीं है, सत्ता से चुनाव से पूर्व एक ऐसा गठबंधन है जिसे एक दूसरे गठबंधन को और उस गठबंधन को लीड करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना था। इसमें तमाम पार्टियां थी, तमाम घटक दल थे। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला जब सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा गया और इन्हीं मुद्दों के साथ जब राहुल गांधी ने एक माहौल क्रिएट किया अपनी भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और पूरे लोकसभा चुनाव भर वो संविधान की रक्षा की बात करते थे, आरक्षण की रक्षा की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, युवाओं की बात करते थे, किसान और मजदूरों की बात करते थे। एक माहौल उन्होंने बनाया जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस को भी उसका फायदा मिला और वो 52 सीट से 99 सीट तक पहुंच गई। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी समाजवादी पार्टी, जिसे कि 37 सीटें मिली। बंगाल में भी इसका परिणाम हुआ, लेकिन मैं उसको अभी यहां थोड़ी देर के लिए छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। लेकिन यही परिणाम था कि बीजेपी
जो 400 पार का ढिंढोरा पीट रही थी, गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रही थी, और उनके कुछ लोग जो कि प्रत्याशी भी थे, उनका यह कहना था कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। इसका असर देखा और कांग्रेस, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 99 तक पहुंच गई। संसद में नेता प्रतिपक्ष या प्रमुख विपक्षी दल का उसे ओहदा भी मिल गया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जिनके कि अभी 100 साल पूरे होने पर बेलगांव में कांग्रेस ने बड़ी रैली भी की, बड़ा समारोह भी किया, उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की, एक विश्वविद्यालय भी खोला गया। लेकिन महात्मा गांधी कांग्रेस के होते हुए, हालांकि उनके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिला, लेकिन हो सकता था कि आजादी के बाद मोहनदास करमचंद गांधी खुद प्रधानमंत्री के दावेदार होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा था भी नहीं, उनके दिमाग में भी नहीं था। उन्होंने अपना वारिस चुना, पंडित नेहरू को उन्होंने इस काबिल समझा, इसलिए उनको वो जिम्मेदारी दी। अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और जनवरी की बीतते बीतते उनकी हत्या कर दी गई। उसके काफी अरसे के बाद उसी स्वतंत्रता संग्राम से निकले योद्धा जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू का बिगुल फूका और गैर कांग्रेसवाद के नाम पर उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया। वो गठबंधन नहीं बनाए, वो उन्होंने पार्टी बनाई, जनता पार्टी। चाहते तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को सत्ता से अलग रखा। मोरारजी देसाई उस जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। ये दो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज हर विपक्षी दल को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, ऐसी तमाम सब पार्टियां हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, ममता बनर्जी भी थी। उन सब ने लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे पहले ममता बनर्जी को अगर माइनस किया जाए तो सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया और उनके राहुल गांधी के नेतृत्व में ही ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता हासिल करने के बाद हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, हरियाणा में अकेले कांग्रेस और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी, इनको शिकस्त मिली, करारी शिकस्त मिली। उसके बाद से जब हरियाणा में कांग्रेस हारी तो इंडिया घटक दल के सारे नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और होता। महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, उसके बावजूद हार गई। फिर यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है जो कि गठबंधन को आगे लेकर के चल सके और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ सके। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की, जिस तस्दीक उस मुख्यमंत्री ने भी की जो इंडिया गठबंधन के चलते जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने में सफल रहा, उमर अब्दुल्ला। अखिलेश यादव ने भी की, अरविंद केजरीवाल ने भी की,
संजय सिंह ने भी की, उद्धव ठाकरे ने भी की। लेकिन क्या किसी भी पार्टी को खुद को जमीन, अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का अधिकार नहीं है? अगर हर कोई ये सोचने लगे, हर घटक दल का हर छत्रप ये अपने आप को समझने लगे कि आप हमारे बदौलत जीते हैं, हम जो चाहेंगे वैसा होगा, तब तो कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उससे और बदतर होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि केवल नाम ही रह जाएगा कांग्रेस का, और कांग्रेस राहुल गांधी का पार्टी के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। इससे उबरने के लिए अगर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ती है, ठीक से लड़ती है, यह दीगर बात है। ठीक से, जैसा मैंने कहा, ठीक से लड़ने की बात, यह दीगर बात है। ये दुर्भाग्य भी कहा जाएगा। एक राहुल गांधी बीमार पड़ गए और जिस तरह की कन्विंसिंग दिल्ली में होनी चाहिए थी उस तरह की कन्विंसिंग कांग्रेस नहीं कर पाई। या ये भी कहें कि जिस तरह की तैयारी कांग्रेस को चुनाव से काफी पहले करनी चाहिए थी वो भी वो नहीं कर पाई। शायद इस मुगालते में कि गठबंधन के साथ रह करके हम लोग ये चुनाव बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन गठबंधन टूटा। गठबंधन तो पहले भी टूटा हुआ था आम आदमी पार्टी से। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़ी थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। क्या ये गठबंधन के खिलाफ नहीं था? आम आदमी पार्टी हरियाणा ही नहीं, उससे पहले अगर चले जाएं तो चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हर जगह घूम घूम करके, उत्तराखंड हो, हर जगह आम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी और कांग्रेस के वोट काटे, जिसकी वजह से कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। तब किसी ने ये नहीं कहा आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो कांग्रेस को हराने का काम कर रही है। आज अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो सभी समीक्षक, वो चाहे सोशल मीडिया के हों या फ्रंटलाइन मीडिया के हों, सभी कांग्रेस को ही दोषी देने लगे, दोषी ठहराने लगे। क्यों? इंडिया गठबंधन कोई पार्टी नहीं है कि कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो गया है अगर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करता है। कांग्रेस बागी प्रत्याशी नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान है, वो अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है पूरी ताकत के साथ, तो कांग्रेस को भी है। अगर समाजवादी पार्टी को ये ताकत, ये हक है कि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े, जैसा कि उन्होंने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ा, तो कांग्रेस को भी है। लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। डॉक्टर रामगोपाल मोहले चाहे जो भी कहें, वो चाहे जो इंटरव्यू दे, लेकिन इस बात को कांग्रेस को साथ लिए बिना, टिकट दिए बिना, अकेले दम पर चुनाव आप लड़ करके आपने देख लिया कि आपका हश्र क्या हुआ। अब ये बात लोगों को समझ में आने लगी है, घटक दलों के नेताओं को भी। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि 2027 का चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ेंगे। दिल्ली में जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कहीं कोई टूटन नहीं है, हमको अगर एक बड़ी ताकत से लड़ना है तो साथ मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस की तरफ से
सचिन पायलट ने जो बयान दिया है वो भी यही कहा है जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का पूरा अधिकार है और इसी के तहत वो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ी। उसे कोई सीट मिले ना मिले, वोट शेयर 4 से 6.5% तक पहुंचा। इसमें यह आरोप कहां से लगने लगा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। आम आदमी पार्टी अपनी करतूतों की वजह से हारी, अपने भ्रष्टाचार, जिसकी कि 2012-13 की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी जिसने आरएसएस और बीजेपी के नेपथ्य से साथ देने और शक्ति प्रदान करने वाले उस अन्ना आंदोलन, वो अन्ना हजारे जो अपने आप को गांधी कह करके आए थे, छोटा गांधी उनको कहा जाने लगा था, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी करप्शन के खिलाफ, और वहां से जब अरविंद केजरीवाल निकल करके आए तो वो सबसे पहला उनका मंत्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। ऐसे ऐसे गंदे अनाप शनाप आरोप लगाए उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ। दोनों ही सरकारों को उन्होंने अपदस्थ किया आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर। और आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का 32% वोट लेकर के उन्होंने सत्ता में चले गए और उनको 54% वोट मिला। कभी 67 तो कभी 62 सीटें उन्होंने पाई। अब की बार वो 22 पर सिमट गए। ठीक बात है कि शुरुआती जैसे कि यूपीएस 1 के कार्यकलापों पर कोई उंगली नहीं उठाता है, यूपीए 2 पर ज्यादा उंगलियां उठी। वैसे ही आम आदमी पार्टी जब पहली बार 2015 में सरकार बनाई तो उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, पानी, बिजली, फ्री का ये जो काम शुरू किया, निश्चित तौर पर उससे मध्यम वर्ग भी उनसे जुड़ा और निम्न वर्ग भी उनसे जुड़ा। झुग्गी झोपड़ी वाले भी उनके साथ आए, ऑटो रिक्शा चालक भी आए, डीडीटी बस वाले भी आए, ड्राइवर, कंडक्टर। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरा कार्यकाल उनका आया तो वो जो एक नई राजनीति का डंका पीट करके आए थे, वो भी उसी राजनीति में घुल मिल गए और भ्रष्टाचार के आदी भी हो गए। शराब घोटाला इसी का उदाहरण है। अब वो घोटाला कितना बड़ा है, कौन कौन उसमें फंसा है, ये सही है नहीं है, ये अलग चीज है। लेकिन वो जो घोटाला बना जिसमें कि खुद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सचिन जैन, संजय सिंह, तमाम लोग जेल गए। ये चीजें, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का मुद्दा पब्लिक के मन में गहराने लगा। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने खुद शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए थे और उन्हें सत्ता से बेदखल किया था। अब की बार बारी उनकी थी, जनता ने उन्हें भी बेदखल कर दिया। इसमें कांग्रेस कहां से खड़ी हो जाती है कि कांग्रेस ने हरा दिया और हराने के लिए ही चुनाव लड़ी हो। क्या चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने कोई पहल की? नहीं की। खैर, इन सब चीजों से मुझे यही लगता है कि कांग्रेस को अपनी जमीन तैयार करने का, अपनी खोई जमीन तैयार करने का, अपना वोट बैंक वापस हासिल करने का पूरा हक है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। और इस दिशा में अगर राहुल गांधी को यह समझ में आ रहा है या कांग्रेस नेतृत्व को यह समझ में आ गया कि गठबंधन का नेतृत्व करना अलग चीज है, गठबंधन में सबको साथ लेकर के चलना
वो भी जरूरी है, लेकिन वो तभी सक्सेस होगा जब हम खुद मजबूत होंगे, हमारा संगठन खुद मजबूत होगा। और वो संगठन की मजबूती पर ध्यान देना, केंद्रित करना उन्होंने शुरू किया। जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे स्लीपर सेल जो हैं उनको बाहर करने का या उनके महत्वपूर्ण पदों में परिवर्तन करने का जो फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने उठाया है, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो एक सराहनीय कदम है कांग्रेस के लिए, देश के लिए। रहा सवाल पश्चिम बंगाल का, तो इसे भी आम आदमी पार्टी से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में दो ही पार्टियां हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके वो लगातार सत्ता पर काबिज है। पहली आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। याद कीजिए उन दिनों को जब ममता बनर्जी कांग्रेस की मेंबर हुआ करती थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार की मंत्री हुआ करती थी, लेकिन वहां से निकल करके वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और वामपंथियों को पराजित करके कांग्रेस और वामपंथियों के वोट बैंक के सहारे वो लगातार सत्ता पर काबिज है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एकला चलो का नारा दिया था। न्याय यात्रा लेकर के जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया था राहुल गांधी ने, तब वो उनसे मिलने भी नहीं आई थी। और अब दिल्ली चुनाव से पहले ही उसी दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में को वो खुद अपने हाथ में लेना चाहती है। कांग्रेस से ये काम हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय क्षितिज पर आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मुकाबला करने के काबिल अपने आप को समझते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं? ये अलग बात है, वो समझते होंगे तभी उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन क्या पूरे देश भर में आप राष्ट्रीय पार्टी भले बन जाएं, लेकिन क्या देश भर में इन दोनों पार्टियों की स्थिति वो है जो कांग्रेस की है? अगर नहीं तो मिल बैठ करके एक मजबूत संगठन, गठबंधन बना करके ही आप आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मात दे पाने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। इस बीच एक सूचना हवा में तैरती हुई आई है, वो कितनी सच है अभी उसकी कोई पुष्टि किसी ने नहीं की है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में यात्रा निकाल शुरू करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही वो यात्रा होगी। कल क्या होगा ये अलग चीज है, लेकिन इसकी भी आलोचना शुरू हो गई है कि क्या अब दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है? अरविंद केजरीवाल के बाद निशाने पर ममता बनर्जी हैं? जी नहीं, मैं नहीं मानता। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 11 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जीरो है, वैसे ही कमोबेश वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। वहां भी बहुत दिनों से कांग्रेस, दिल्ली से कहीं ज्यादा वक्त से कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर है। अगर वहां राहुल गांधी
अपने मुद्दों के साथ जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो इसे इंडिया गठबंधन में विद्रोह शब्द देना बड़ी गलती होगी। हर किसी को इस देश में, इस लोकतंत्र में, हर राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने का हक है और उस हक के साथ ही कांग्रेस, राहुल गांधी, चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, आने वाले दिनों में इन्हीं सब राज्यों में चुनाव भी होने हैं, चाहे असम हो, गुजरात हो, गोवा हो। हर जगह तो आम आदमी पार्टी ने हर जगह लंगड़ी लगाई है और उनका साथ देने के लिए ममता बनर्जी हमेशा तैयार रहती है। यह सोच कांग्रेस की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की गलत नहीं है। सोच अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को अपने विचारों पर पुनर्विचार करना चाहिए और मिलजुल कर एक मजबूत गठबंधन के तौर पर जब आप बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सामने खड़े होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसके सिवा आपके पास भी कोई विकल्प है ही नहीं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।